आसन। अभी हम बच्चों के लिए जो सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण आसन है, विशेषकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए जो उपयोगी और महत्वपूर्ण आसन है, उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। उन आसनों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंहासन की। सिंहासन बच्चों के अंदर निर्भीकता लाने वाला आसन है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाला आसन है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात में डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से भय खा जाते हैं, और इसके कारण उनकी शिक्षा पर, उनके अध्ययन पर बहुत बुरा असर होता है। सिंहासन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने वाला, बच्चों के अंदर निर्भीकता लाने वाला, उनके अंदर डर और भय खत्म करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही लाभकारी आसन है। और अगर केवल 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक बच्चे इसका नित्य अभ्यास करें तो उनके अंदर से डर, भय की भावना दूर होकर उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके अंदर निडरता आती है, उनके अंदर निर्भीकता आ जाती है। यह आसन उन बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो बच्चे घर में अपने स्कूल का, पढ़ाई का काम पूरा कर लेते हैं, पूरा लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और या घर में किसी बड़े को बहुत बहुत निर्भीकता के साथ पूरी साफ सुथरे तरीके से पूरी एक एक बात सुना देते हैं, बता देते हैं। लेकिन जब यही बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर के सामने डगमगा जाते हैं। उनको सब कुछ मालूम होता है, लेकिन वो टीचर के सामने उसको सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए तो सिंहासन का अभ्यास रामबाण से कम लाभकारी नहीं है। इस आसन का अभ्यास बड़े बड़े औषधियां, टॉनिक, उससे ज्यादा लाभ करेगा, और कुल 1 से 2 मिनट रोज इसका अभ्यास करने का बात है। यह आसन उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी है जो बच्चे अच्छी डाइट लेते हैं, फल भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं, दूध भी लेते हैं, दाल, सब्जी, सलाद। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे परिवारों से हैं और पूरा संतुलित आहार लेते हैं, इसके बावजूद भी कमजोर हैं, खून की कमी रहती है, आंख में चश्मा लग रहा है, आंखों से पानी आने लगा है, या टॉन्सिल की दिक्कत हमेशा रहती है, सर्दी जुकाम उनका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे बच्चों के लिए सिंहासन इतना लाभकारी है, इतना लाभकारी है कि उसे शब्दों में कहना कठिन। सिंहासन सबसे ज्यादा लाभ 5 साल से 16 साल की आयु के बच्चों को करता है, और इसकी विशेषता ये है कि किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो भी इस आसन का अभ्यास बच्चे कर सकते हैं। केवल एक मामूली सी बात को ध्यान में रखना है, जो कि गर्दन में अगर दर्द है किसी बच्चे को तो वो गर्दन को आगे नहीं झुकाता, जबकि आमतौर से 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को कभी भी गर्दन में दर्द की या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम देखने में नहीं आती। ये आसन शरीर के अंदर रक्तवर्धक, शक्तिवर्धक, बलवर्धक और आयुवर्धक है।
आसन उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी आसन है जो बच्चे हकलाते हैं या तुतलाते हैं। तुतलाने की और हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए सिंहासन का नित्य अभ्यास एक दिव्य औषधि के समान लाभकारी है और कुल 8 से 12 सप्ताह में बच्चे तुतलाना और हकलाना पूरी तरह छोड़ देते हैं। सिंहासन को करने के लिए सबसे पहले ऐसे बैठ जाते हैं, उकड़ू जैसे बैठे हुए हैं, इस प्रकार बच्चे को बिठाते हैं। अब दोनों पैर के एड़ियों को मिलाते हुए पंजे को साइड में खोल देते हैं। दोनों पैर की एड़ियां मिली हुई हो और पंजे साइड में खुले हुए हो, इस बात को बहुत ध्यान में रखते हैं और दोनों घुटने साइड में ज्यादा से ज्यादा खोल देते हैं और दोनों हाथ सीधे रखते हुए घुटनों के ऊपर, और ये उंगलियां इस प्रकार से इसकी मुद्रा को बनाते हैं। ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा कहलाती है। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी रखते हैं और अब जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल के ठुड्डी को कंठकूट से लगाते हैं और आंखों से भ्रूमध्य में जहां पर बिंदी लगाते हैं वहां पर देखते हैं और आप पलक देखते रहते हैं जब तक कि इस आसन में रुकना हो। साधारण रूप से इस आसन में 1 मिनट से 2 मिनट तक या उससे ज्यादा समय तक भी रुक सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हैं, रीढ़ की हड्डी को झुकाते बिल्कुल भी नहीं है। अब गर्दन को धीरे धीरे आगे की तरफ झुका करके ठुड्डी को कंठकूट से लगाते हैं, बिल्कुल झुका करके, और जीभ को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल देते हैं तथा जहां पर बिंदी लगाई जाती है वहां पर आप पलक देखते हैं। भ्रूमध्य में देखने को कहते हैं। सिंहासन की स्थिति में पूरी तरह जीभ बाहर और सांस को कभी भी नहीं रोकते। सांस को सामान्य रूप से नाक से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और स्थिरता पूर्वक इस आसन की स्थिति में रुकते हैं। आसन की अभ्यास के समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि बार बार कोई बात ना करे और जल्दी जल्दी वापस आके बार बार इस आसन को नहीं करना चाहिए। एक बार स्थिरता पूर्वक जितनी देर तक शारीरिक क्षमता है उतनी देर तक इस आसन की स्थिति में रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी वापस आके इस आसन का अभ्यास करेंगे तो केवल एक व्यायाम का लाभ मिलेगा, आसन का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ ही ये बात ध्यान रखें कि जब बच्चा आसन कर रहा हो तो घर का कोई दूसरा व्यक्ति सामने खड़े होकर ना ही हंसे, ना ही बात करे, ना ही कोई और ऐसा कार्य करे जिससे बच्चे की मन की एकाग्रता भंग हो और बच्चा आसन से विमुख हो। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना होता है। इस आसन में एक बात और होती है कि थोड़ी देर बाद देखिए, जैसे ये आगे की तरफ झुकते जा रहे हैं, बच्चा थोड़ी देर के बाद आगे की तरफ झुकता चला जाता है। ये आसन का गलत रूप हो जाता है। और अब देखिए कैसे इनको सीधा करते हैं ये आसन को। हाँ, और आप जो आगे झुके थे वो देखिए स्थिति में सुधार हुआ है। इस प्रकार से जब आसन की स्थिति में थोड़ी देर तक रुके तो एक बार आसन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। 1 से 2 मिनट तक इस आसन में
स्थिरता पूर्वक रुकने के बाद अब इस आसन में वापस आने का एक नियम है। प्रत्येक आसन के में वापस आने का एक नियम होता है और इस आसन में वापस आने के लिए सबसे पहले जीभ को अंदर करेंगे, जीभ अंदर करेंगे, आपकी दृष्टि धीरे धीरे सामान्य और आप गर्दन सीधी और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा से हटा के और आप दोनों घुटने धीरे 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 मिलाते जाएंगे और आप एड़ियों को धीरे से जमीन से लगा लेंगे और फिर धीरे से खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से इस आसन की स्थिति में वापस आते हैं और सिंहासन का अभ्यास बालक के अतिरिक्त कोई भी स्त्री, पुरुष, वृद्ध सभी लोग कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आसन बच्चों के लिए भुजंगासन। इस आसन को सर्पासन भी कहते हैं। ये आसन शरीर के अंदर से 20 तत्वों को बलपूर्वक शरीर के बाहर निकालने वाला आसन है। पुराने जमाने में योगी लोग झोपड़ी बना करके किसी नदी के किनारे साधना करते थे, योगाभ्यास करते थे और प्रातः काल 4 बजे या 3 बजे उठ करके नदी का स्नान, पूजा अर्चना इत्यादि कार्य करते थे। उस समय न तो पक्के मकान थे न ही बिजली थी, तो झोपड़ी में कच्चे फर्श पर घास फूस की बनी हुई झोपड़ी होती थी और बिजली या प्रकाश के नाम पर केवल दीपक जलाते थे। तो बहुत बार क्या होता था कि जहरीला कीड़ा, सांप, बिच्छू इत्यादि योग साधक को काट लेते थे और हमारे प्राचीन योगी उस विष को जो बिच्छू, सांप या जहरीले कीड़े के काटने के कारण शरीर में फैला है, भुजंग आसन का अभ्यास करके उस विष को शरीर से बाहर निकाल लेते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि वह विष शरीर को या जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता था और कुछ समय की अस्वस्थता, कुछ समय की शारीरिक तकलीफ के बाद जब शरीर के अंदर से वह विष पूरी तरह बाहर निकल जाता था तो उस योग साधक का शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था और इस काम में बस कुछ घंटे लगते थे। चाहे जहरीले से जहरीला कीड़ा काटे तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी।
उसका कारण, उसका जो मूल कारण है वो ये है कि वो योगी लोग भुजंगासन का अभ्यास करते थे और भुजंगासन शरीर के अंदर विजातीय तथ्यों को, उन तथ्यों को जिन तथ्यों की शरीर को आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ शरीर के अंदर अगर इकट्ठा है तो भुजंगासन के अभ्यास से वो पदार्थ शरीर के बाहर निकलने लगता है। आज बच्चे चॉकलेट खाते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं और उसका कारण ये होता है कि शरीर के अंदर विष तत्व धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं और बच्चा जो उसकी डेवलपिंग एज होती है, जो उसकी विकास की उम्र होती है, उस उम्र में वह बच्चा अक्सर बीमार रहने लगता है। छोटी छोटी बीमारियां उसको हमेशा घेरे रहती हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीर की जो आंतरिक ऊर्जा है, शरीर की जो शक्ति है, वो उस बच्चे के जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, उनसे लड़ने में खर्च हो जाती है और उस बच्चे का स्वाभाविक जो विकास है वो बाधित हो जाता है। उस बच्चे का सही रूप से विकास नहीं हो पाता। बाहरी और आंतरिक दोनों स्तर, बाहरी रूप पर तो उसका लंबाई है, उसके शरीर की बाहर की मांसपेशियां हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बच्चे के शरीर के आंतरिक अंग, जैसे उसकी आंखें, उसका लीवर, उसका पैंक्रियाज, उसका किडनी, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट प्रभावित होता है और ये अंग डेवलप तो होते हैं लेकिन उतने शक्तिशाली नहीं रह पाते जितने रहना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा इनके डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए वो ऊर्जा तो बच्चे की उन रोगों से लड़ने में खर्च हो गई जो रोग बच्चे के शरीर में विष तत्वों के इकट्ठे होने के कारण पैदा हुए। ये विष तत्व हवा के द्वारा, ये विजातीय तत्व हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते और किसी अंग विशेष में या रक्त में ये एकत्रित होकर बीमारियों को निमंत्रित करते हैं, बीमारियों को पैदा करते हैं। यहाँ एक तथ्य और स्पष्ट करना आवश्यक है। बच्चे को जब हम कोई बाजार की चीज खाने को देते हैं, उदाहरण के स्वरूप हमने एक पीले रंग की बर्फी का टुकड़ा दिया, एक बर्फी का पीस जिसमें पीला रंग पड़ा हुआ है, ये जब बच्चा सेवन करता है तो हमारा पाचन तंत्र बर्फी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो फैट है, उसको तो पचाने की कोशिश करता है, पचाता है, लेकिन जो केमिकल्स पड़े हैं, जो रंग पड़ा हुआ है, ये हमारे पाचन तंत्र में इसको पचाने का कोई प्रावधान नहीं है और ये पच नहीं सकता। जब ये रंग हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है तो ये शरीर के विभिन्न अंगों में ये एकत्रित होके ये विष के स्वरूप में बदल जाता है और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। और दुख की बात तो ये है कि हम बहुत से खाद्य पदार्थ
अच्छा समझ के बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो अप्राकृतिक आहार बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर विष तत्वों की, विजातीय तत्वों की, ऐसे तत्वों की जिनकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, अधिकता होती है। एक और बात बता दूं कि हम छेने वाला रसगुल्ला खाते हैं, एकदम अल्ट्रा वाइट आपको मिलेगा। आप घर में बना के देख लीजिए, 10 बार हाथ धो के बना लीजिए, अल्ट्रा वाइट आप नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल शुद्ध गाय का दूध लाके और 10 बार बर्तन धुल के, 10 बार अपने हाथ धुल के बनाइए, तो भी वो मटमैले रंग का बनेगा। लेकिन जो ये बाजार से हम लाते हैं, जो बिल्कुल अल्ट्रा वाइट, देख के मन ललचा जाता है, बच्चों का तो ललचाएगा ही, बड़ों का भी ललचा जाता है। ये अल्ट्रा वाइट जो छेने का रसगुल्ला है, निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई रंग का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर ये अल्ट्रा वाइट बने तो आप घर में बनाएंगे तो भी उसी रंग का बनना चाहिए, जबकि व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं। अब इसके जो रंग हैं, अब हमने तो अपने बच्चे को छेना खिलाया कि भाई ये तो प्राकृतिक चीज है, इसमें कोई गड़बड़ चीज नहीं है, सबसे सात्विक चीज है। लेकिन दुख का बात ये है कि उसमें भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व मौजूद हैं, जो उसको देखने में सुंदर बनाते हैं, देखने में सफेद बनाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इनमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का, रंगों का, हानिकारक पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल होता है, ताकि वो देखने में सुंदर लगें और उनकी बिक्री हो। लेकिन जब बच्चा इन रासायनिक तत्वों से, इन हानिकारक तत्वों से युक्त ऐसे आहार को सेवन करता है, तो वह रासायनिक तत्व उसके पाचन तंत्र में जाकर के उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे बच्चे की भूख कम हो जाती है, उसकी पाचक ग्रंथियां, उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, इन पर बुरा असर होता है और बच्चा विभिन्न प्रकार की पेट की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। छोटा बच्चा जो 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, जिसका पाचन शक्ति इतना तेज होना चाहिए कि अगर मिट्टी भी खिला दे तो वो हजम कर ले, तो भस्म कर दे, और वो बच्चा रोटी तक नहीं हजम कर पाता है, रोटी से जी चुराता है, पेट में दर्द की समस्या बताता है, भूख नहीं लगती है, खाना देख के भागता है। बच्चे को खिलाई जाती है उन औषधियों से, उसको कुछ समय के लिए तो लाभ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि 2 महीने 3 महीने बच्चा ठीक है, थोड़ी भूख भी बढ़ गई, उसकी सेहत भी थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वही बातें, फिर से वही समस्याएं, फिर से बच्चे को इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आहार में तो संशोधन करना ही होगा। लेकिन अगर भुजंगासन का नियमित अभ्यास किया जाए तो पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा, लीवर इतना शक्तिशाली हो जाएगा, हमारा पैंक्रियाज पूरी तरह सशक्त होकर अपना काम सुचारू रूप से करने लगेगा, और उसका फल ये होगा कि बच्चे को पेट की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आहार की जब बात चली है तो एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि ज्यादातर अच्छे परिवारों के लोग, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, वो गलती करेंगे
तब तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। मैं अभी उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, जो ज्ञानवान हैं। आप समोसा खाने जाते हैं, अच्छे परिवार के लोग समोसा या चाट खाने गए, दुकान से हम चाट खा रहे हैं, जिस ठेले से चाट खा रहे हैं, सड़क पर हजारों वाहन चल रहे हैं, बड़ी संख्या में टेम्पू चल रहे हैं, गर्दा उड़ रही है और धुआं उड़ रहा है, वो सब उसी आलू की टिकिया पर, चाट पर जमा हो रहा है। लेकिन हम पढ़े लिखे होकर भी, शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं, वही टिकिया जीव के वशीभूत होके खा रहे। उस जो चाट वाला है उसको नहीं देखते हैं कि कितना गंदा कपड़ा वो इस्तेमाल कर रहा है उस तवे को पहुंचने में, कितने गंदे वो कपड़े खुद पहने हुए हैं। और जब यही गंदे रूप में जब आहार हमारे शरीर के अंदर जाता है तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के वायरस, विभिन्न प्रकार की फंगस जो शरीर को हानि पहुंचा सकती है, शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो विभिन्न रोगों का कारण बनती है। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप कोई भी आहार अगर सेवन कर रहे हैं, चाट खा रहे हैं, अगर समोसा खा रहे हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि समोसे जहां पर बिक रहे हैं वहां पर हजारों सैकड़ों दोने न पड़े हों, कुत्ते न चाट रहे हों, वहां पर मक्खियां न भिनभिना रही हो, और वही समोसा आप खाएं। आप देख के खाइए, आहार के समय होश में रहिए, ताकि आपके शरीर के अंदर विष तत्व इकट्ठे न हो पाए, आपके शरीर के अंदर विजाती तत्व प्रवेश ही न कर पाए, शरीर के अंदर ऐसे तत्व जिनकी शरीर को कोई जरूरत नहीं है, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों को दुख देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं और शरीर को बीमार कर सकते हैं, ऐसे तत्वों का सेवन हमारे शरीर के अंदर ना हो, इस बात का, इस तत्व का ध्यान हमें हर पल हर समय रखना होगा। लेकिन सामाजिक जीवन में हम रहते हैं, हमें पानी, हवा तो वही पीनी पड़ेगी जो समाज पी रहा है। ऐसे समय अगर परिवार का प्रत्येक सदस्य, मैं अभी बच्चों की केवल बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे के लिए तो आवश्यक है ही, मैं कहता हूं परिवार का प्रत्येक सदस्य अगर 2 से 3 मिनट तक भुजंगासन का अभ्यास कर ले तो वो जल्दी अस्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि जो नित्य दिनचर्या में विष तत्व, चाहे वो सांस के माध्यम से शरीर के अंदर गए हो, चाहे वो आहार के द्वारा गए हो, और चाहे वो जल के द्वारा गए हो, उन सबको भुजंगासन बिल्कुल लठ मार के शरीर से बलपूर्वक बाहर निकाल देगा और शरीर को स्वच्छ कर देगा, निरोगी कर देगा, बिल्कुल शरीर को साफ। अब भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए धीरे 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 नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठाते हैं, धीरे धीरे, आसनों में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते, धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ के नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठाते हैं, गर्दन पूरी तरह पीछे की तरफ, चेहरा सौम्य मुस्कुराते हुए, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि सांस सामान्य रखें, सांस को असामान्य बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं, स्थिरता पूर्वक रोक के रखते हैं, स्थिरता पूर्वक। भुजंगासन की स्थिति में ज्यादातर लोगों का नाभि उठ जाता है, नाभि टच होते रहना चाहिए, नाभि से ऊपर वाला हिस्सा ही
शरीर से ऊपर उठना चाहिए। उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी आसन है जो लंबे समय से पीठ को साफ करने के लिए लेक्जेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चूरन खा रहे हैं, कोई चटनी खा रहे हैं, कोई दूसरे सिरप पी रहे हैं ताकि उनका पेट साफ होता रहे। भुजंगासन ऐसे रोगियों के लिए रामबाण लाभकारी है। ये पेट की आंतों में सड़ रहे मल को पूरी तरह सुगमता से बाहर निकाल देता है। साथ ही जिनकी बहुत गैस बन रही है और गैस से बुरी तरह परेशान है, उन अच्छा आसन है जो पेट की गैस से बहुत बुरी तरह परेशान, गैस उनके दिमाग पर चढ़ती है, शरीर पर चढ़ती है, उनका जीना दूभर कर दिया है जिनका, और गैस के कारण पेट फूलता है, भूख नहीं लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, उन लोगों को बहुत लाभ पहुंचता है भुजंगासन के अभ्यास से। क्योंकि गैस पेट में बनती ही तब है जब आंतों में मल आंतों की दीवारों पर चिपका होता है और वो सड़ता है, और जब वो मल आंतों की दीवारों पर सड़ता है तो एक सड़ी हुई गैस बनती है जिसको वायु कहते हैं, गैस कहते हैं। और ये गैस जब शरीर के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ती है तो पीड़ित व्यक्ति को बहुत दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है, बहुत कष्ट देती है। भुजंगासन गैस की बीमारी, जो पेट के अंदर गैस बनती है और लोग दुनिया भर की टिकिया खाते हैं, सिरप पीते हैं, अरे ये भुजंगासन का जहाँ अभ्यास शुरू किया, एक हफ्ते के अंदर गैस का बनना बंद। क्योंकि आंतों की दीवारों पर जितना मल चिपका होता है पुराने से पुराना, उस मल को ये बिल्कुल कोमलता से के साथ धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाल के आंतों से गला के और उसको आंतों को पूरी तरह साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है, और आंतों में कोई भी विकार नहीं रहने पाता। ये सही विधि है आसन की। आसन में इस प्रकार से शुरू करके समाप्त करना चाहिए। और एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे शुरू करते हैं और कैसे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से करेंगे बैठते हुए, और देखिए कैसे लेटते हैं। दोनों पैर के पंजे एड़ी मिला के रखते हैं और पंजे फ्लैट करके रखते हैं, पंजे सामने की तरफ, और दोनों हाथ कंधे की साइड में। ध्यान रखिए ये कंधा है, कंधे की साइड में, और नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठा देते हैं। इस आसन को भुजंगासन या सर्पासन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये आसन। अब धीरे से वापस आएंगे। किस प्रकार से वापस आते हैं देखिए, इसी प्रकार से आसन से वापस आना चाहिए। अगर गलत ढंग से झटके के साथ करेंगे तो नाभि टलने की संभावना रहती है। ये है आसन की विधि। इसी प्रकार से आसन को सांस को सामान्य रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आसन करते समय कुछ सावधानियों की बहुत आवश्यकता होती है। भुजंगासन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। जब कुछ खाया हो तो इस आसन का अभ्यास नहीं करते। इस आसन के अभ्यास में सावधानी रखते हैं कि दोनों हाथ कंधे के बिल्कुल साइड में हों, कोहनियां कमर से चिपकी हुई, और नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठा के रखते हैं, गर्दन छत की तरफ मोड़ के रखते हैं, चेहरा सामान्य रखते हैं, सांस सामान्य तरीके से लेते रहते हैं, सांस को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, और पैर के पंजों को मिला के रखते हैं। पूरे तरह पैर जमीन से टच करते हुए स्थिति में हो, और इस स्थिति में जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकते हैं। और एक बात ध्यान रखते हैं कि जिनको अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है जल्दी, वो लोग इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। ये आसन कमर गर्दन दर्द के मरीजों के लिए तो लाभकारी है।
स्थिरता पूर्वक रोकना है। इस आसन की स्थिति में एक और सावधानी की बहुत आवश्यकता है कि लोग इसमें जंपिंग करते हैं। कैसे जंपिंग करते हैं? ये ऐसे किया, फिर हिले ऐसे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। स्थिरता पूर्वक पोस्चर बना के रोक के रखना है, तभी भुजंगासन का लाभ आप ले सकते हैं। वीरासन आलसी लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम काम करें, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में, उनके मन में जो आलस होता है, वो आलस उन्हें उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने देता है। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, मजबूत है, लेकिन आलस के कारण अपने काम को टालते रहते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो दूसरों से समाज में पीछे हो जाते हैं। वीरासन आलस दूर करने वाला बहुत महत्वपूर्ण आसन है। ये आसन आलस, अति निद्रा, थोड़ा सा काम किया और थक गए, उसको दूर करके बिल्कुल शरीर को स्फूर्तिवान, शरीर को आनंद में, शरीर को प्रसन्नता में और शरीर को ऊर्जा में बनाने वाला आसन है। इस आसन का अभ्यास अगर ऐसे लोग करें जिनको बहुत नींद आती है, थोड़ा सा भी लेटने को मिल गया, सो गए, बस में बैठे हैं, सोते जा रहे हैं, ओंगते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए वीरासन एक दिव्य अवसर दिया है, लाभकारी आसन। इस आसन का अभ्यास करने से चैतन्यता आती है, आलस दूर होता है और जो दिन भर अति निद्रा की संभावना होती है, अति निद्रा की जो आदत होती है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाती है और व्यक्ति सामान्य निद्रा से अपना जीवन, अपनी दिनचर्या प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करता है। कि जो लोग, जिनको नींद सामान्य आती है, जो सामान्य रूप से अपनी नींद ले रहे हैं और बिल्कुल प्रसन्न है, स्वस्थ है, आलस नहीं है, वो भी अगर इस आसन का अभ्यास करेंगे तो कोई हानि नहीं है, उनको लाभ ही होगा और ज्यादा स्फूर्तिवान होंगे, सवेरे उठ के आलस नहीं आएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि रात में सोए, जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं होती है, आंखें खोले हैं, करवट बदल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, 5 मिनट और हो जाए, 15 मिनट और हो जाए, चाय आ जाए, ये सब इंतजार करके आलस में समय को नष्ट करते हैं। ऐसे रोगियों के लिए, ऐसी समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है वीरासन। वीरासन बिल्कुल आलस को दूर करता है और अलर्टनेस लाता है। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी ये है कि इस आसन का अभ्यास करने से 4 घंटे में पूरी विश्राम मिल जाता है, शरीर को पूरी तरह और पूरी तरह मन को। और जब मन को विश्राम मिल जाता है तो मन फिर से तरोताजा हो जाता है, फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए स्फूर्ति के साथ अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों को ये अति निद्रा से दूर रखता है, विद्यार्थियों को आलस से दूर रखता है, विद्यार्थियों को मानसिक थकान नहीं होने देता और सबसे बड़ा बात ये है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ज्यादा समय उपलब्ध कराता है। क्योंकि इस आसन की स्थिति में विद्यार्थी
अगर 4 घंटे भी शांत और गहरी नींद ले लेते हैं तो बाकी 20 घंटे उनके अपने कार्य के लिए बच सकते हैं। उसमें लंबे समय तक वो अपना अध्ययन कर सकते हैं, ताकि अपने विद्या अध्ययन में या जीवन के लक्ष्य में या प्रतियोगी परीक्षाओं में वो उच्च स्थान को प्राप्त। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, शास्त्रों का उल्लेख है कि इस आसन का गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सभी अभ्यास कर सकते हैं और इसके असीम लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो आसन इस संसार में एक भगवान का वरदान है, बहुत लाभकारी आसन है, बहुत हितकारी जाता है। ये आसन हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियों की कमजोरी होती है उसको भी ठीक करता है। जो अशक्त हैं, जो कमजोर हैं, उनको ये बल देता है। साथ ही हम उन लोगों को, जैसे जिनका रात में सोते सोते पैर की मसल्स खींच जाती हैं, इस आसन का अभ्यास करके देखिए कितना लाभ होता है। क्योंकि ये आसन वीरासन, निडरता लाने वाला आसन है। ये उन लोगों को जो घर में तो पहलवान है, घर में तो कहेंगे कि हम ऐसा कर लेंगे, उसको पटक देंगे, उसकी कुटाई कर देंगे, उसकी पिटाई कर देंगे, लेकिन जब मौके पर पहुंचते हैं तो भागते हैं। उनके अंदर डर होता है। ये वीरासन का अभ्यास अगर ऐसे लोग करें तो उनके अंदर निर्भीकता आएगी। क्रोध में पैर कांप जाते हैं, कंपन हो रहा है, बाथरूम छूट जाता है या लगाता है कि बाथरूम हो रहा है। वो लोग एक बार वीरासन को जीवन में उतार के तो देखें। इस आसन में एक और बहुत विशेषता है जो दूसरे किन्हीं आसनों में मिलती है। ये विशेषता ये है कि ये आसन मन को स्थिर और शांत करने के साथ साथ हमारी बुद्धि और विवेक को भी जागृत करता है, तथा उन लोगों को जिनका मन किसी काम में लगता नहीं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई किया, एक आधी घंटे पढ़ाई किया, फिर मन उचट गया, बोले अब चाय पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोले थोड़ी देर खेल लेते हैं, या अब ये नहीं पढ़ेंगे, खेल में लग गए। उन लोगों को ये आसन एक जिम्मेदारी का बोध कराने वाला आसन है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको कल चाहे परीक्षा है, उनको उसका जिम्मेदारी नहीं, वो खेल में लगे हैं। माता परेशान है, पिताजी परेशान है, पेरेंट्स परेशान है कि बच्चा पढ़े, बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझे, उसके अंदर कल जो होने वाली परीक्षा है, कल जो एग्जाम है, उसके प्रति ये भावना हो कि उसको पढ़ना है, उसको परीक्षा को पास करना। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता का बात नहीं, कल परीक्षा है, बोले होगा, आज खेल करना है, आज पढ़ाई कम देर तक करना है। उनको उस चीज के प्रति अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का बोध ही नहीं होता है कि हमको पढ़ाई को करना है, पढ़ाई हमारे लिए आवश्यक है। ये आसन विवेक को जागृत करके लगन पैदा करता है। ये तन्मयता लाने वाला आसन है, ये स्थिरता लाने वाला आसन है। इस आसन का अभ्यास करने के बाद फिर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लग गए, तो फिर पढ़ाई करके मानेंगे, फिर तो उससे भागने का सवाल ही नहीं है। तो जो लोग भागते हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिन लोगों को भय, जिन लोगों को डर, जिन लोगों को ये लगता है कि सड़क पर निकलेंगे
तो मोटरसाइकिल हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ देखना तो लगा गिरे और मरे, डर गए, पैर कांप गए। और कई कई तो इतना डर जाते हैं कि माथे पर उनके पसीना आ जाता है, और दुनिया भर की दवाइयां खाते हैं। बोले साहब कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, दवाई दे दीजिए। अरे एक बार वीरासन को जीवन में उतारें, वीरासन का अभ्यास करें, लाख दवा की एक दवा है। दवाएं तो असफल हो सकती है, तो संभव है कि दवाओं से लाभ न हो, लेकिन ये कतई संभव नहीं है कि वीरासन से आपको लाभ ना। वीरासन तो लाभ, अगर 2 और 2 जोड़ के 4 होते हैं तो वीरासन से भी लाभ निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से मिलेगा। वीरासन हर उस स्त्री और पुरुष के लिए बहुत लाभकारी है जो मन से टूट गए, जो निराश हो गए, जिन्होंने निराशा को जीवन बना लिया, उनके अंदर उत्साह मर गया है। वो सुबह और शाम दोनों समय 2-2, 3-3 मिनट वीरासन का अभ्यास करें। देखिए कैसे कैसे उनके अंदर उत्साह पैदा होता है, कैसे कैसे उनके अंदर खुशियां आती जाती हैं, इतना प्रसन्नता का भाव पैदा होगा, इतनी खुशियां। वीरासन की ये विशेषता है कि ये आसन दुख को, मानसिक कष्टों को सहन करने की शक्ति देता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वीरासन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा। उसके बाहरी व्यक्तित्व को देख के आप कितना भी बड़ा दुख उसके मन मस्तिष्क पर हो एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है, उसकी सहनशीलता बहुत बढ़ जाती है, और उसकी मस्तिष्क की शक्ति इतनी होती है कि वो सब कुछ सहन कर लेता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लोग घबराते हैं, जो डर गए हैं, जो भय ग्रसित हैं, जिन्होंने दुख को जीवन में उतार लिया है, ऐसा मान लिया है कि दुख तो उनके मरने के साथ ही जाएगा, वो लोग अगर वीरासन का अभ्यास करेंगे तो दुख पहले चला जाएगा और वो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जिएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ और पूरे आनंद के साथ, और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाएंगे। क्योंकि ऐसा रोगी परिवार में खुशियां नहीं दे सकता, एकांत भाव चाहता है, आलस, लेटा रहेगा, खाना मिल गया तो खा लिया, गुस्सा करेगा बार बार चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात में बच्चों को डांटेंगे, वाइफ को डांटेंगे और दूसरे लोगों को डांटेंगे, अपशब्द कहेंगे, उनकी बात को मानेंगे नहीं, और कोई अच्छी बात भी समझाएगा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि विवेक काम ही नहीं कर रहा। वीरासन का अभ्यास करने से विवेक जागृत हो जाता है, विवेक शक्तिवान हो जाता है, और फिर व्यक्ति घर में, परिवार में बुद्धिमान लोगों की, अपने से बड़ों की बात मानता है, और घर परिवार में घुल बैठ के अपना जीवन यापन करता है, घर परिवार को तिरस्कृत नहीं करता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो उसके कर्तव्य हैं उनका विधि पूर्वक वो पालन करता है, उत्साह के साथ अपने जीवन को जीता है, प्रसन्नता के साथ एक एक सांस लेता है, एक एक सांस उसकी खुशियों की होती है, एक एक सांस आनंद की होती है, और उसका जीवन प्रसन्न हो जाता है। ये वीरासन के अभ्यासी को ये लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी लाभ आपको स्वस्थता के साथ प्राप्त होंगे, लेकिन जैसे कुछ लोग
भय ग्रसित हैं, डर है, उनके अंदर दुख है, आलस है, लेकिन अति निद्रा नहीं है। तो वो सोचेंगे कि क्या हम इस आसन का अभ्यास करें। वीरासन का अभ्यास निसंकोच कर सकते। वीरासन का अभ्यास अति निद्रा या सामान्य निद्रा दोनों लोग बगैर किसी संकोच के कर सकते। इस आसन का नाम वीरासन इसलिए रखा गया क्योंकि ये आत्मविश्वास पैदा करने वाला आसन है। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक इस आसन में रहे थे जंगल में। इस आसन का अभ्यास करने से जिनको आलस रहता है, अति निद्रा रहती है और काम करने में मन नहीं लगता और डरपोक बहुत है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। आप पैर की स्थिति को बदल के करेंगे। आइएगा वापस, आ जाइए वापस। जितनी देर तक सांस को सामान्य रख के रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकना चाहिए। वैसे सामान्य रूप से 1 मिनट एक तरफ का पैर करके और 1 मिनट दूसरे तरफ के पैर के साथ करना चाहिए। ये इसका नियम है। और इस आसन की स्थिति में सांस को पूरी तरह सामान्य रखते हैं। कमर से पीछे की तरफ झुकने की कोशिश, यथासंभव कोशिश। आ जाइए धीरे 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 वापस। दोनों पैरों को मिला लीजिए। ये आसन वीरासन है। आपको बताते हैं कि वीरासन कैसे किया जाता है। वीरासन शास्त्रों में जो 84 लाख आसन बताए हैं उनमें जो श्रेष्ठतम 32 आसन है उनमें वीरासन का स्थान है। और ये वीरासन श्रेष्ठतम 32 आसनों में भी बस पहले कुछ आसनों में इसका नाम है। इसी से स्पष्ट है कि ये आसन कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभकारी है, कितना उपयोगी है। अब इस आसन को कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब सीधे खड़े होते हैं बिल्कुल देखिए आसन की स्थिति में अलर्ट होके इस प्रकार से खड़े होते हैं। अब वीरासन करने के लिए एक पैर को ज्यादा से ज्यादा आगे लाते हैं। जितने ज्यादा ला सकते हैं, जितने ज्यादा ला सकते हैं ले आए, ठीक। और आप एक हाथ को, जो पैर आगे है, एक हाथ को सीधा करते हैं, पैर को घुटने से मोड़ते हैं और दूसरे हाथ को कोहनी से मोड़ के कमर की साइड में लगाते हैं और धीरे धीरे कमर से पीछे की तरफ झुक जाते हैं। हाथ बिल्कुल टाइट रखते हैं। इस आसन की स्थिति में सांस को सामान्य रखते हुए यथासंभव जितनी ज्यादा देर तक रुकना संभव है रुकते हैं। पीछे पैर के पंजे के बल रहते हैं, एड़ी जमीन से टच नहीं करती है। पूरी तरह रुके रहेंगे स्थिरता के साथ, मुस्कुराते हुए। आसनों में तनाव ग्रसित होके कुछ भी नहीं करते हैं। आ जाइए धीरे धीरे। वापस आने के लिए सबसे पहले घुटने को ऐसा करते हैं, हाथों को साइड में लाते हैं और अब इस पैर को पीछे ले जाते हैं। फिर सीधे खड़े हो गए और अब दूसरे पैर से करेंगे। अब दूसरा वाला पैर इसी प्रकार से आगे लाते हैं। देखिए आगे ये खिसकाते हुए ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। और अब एक पैर के घुटने को मोड़ देंगे और हाथ को सीधा रखेंगे। दूसरे हाथ को कमर की साइड से चपका के रखते हैं और सांस को सामान्य रखते हुए पूरी तरह कमर से पीछे की तरफ झुक गए। ये वीरासन है, बहुत लाभकारी आसन। रखनी पड़ती है कि पैर का घुटना बिल्कुल सीधा हो। ये धनुष के आकार में रहेगा लेकिन घुटना मुड़ेगा नहीं और एड़ियां जमीन से ऊपर उठी हुई स्थिति में हो। इस आसन में कमर से ज्यादा पीछे झुकते हैं, जितना ज्यादा झुक सकते हैं। अब धीरे से वापस आएंगे, वापस आ जाइए।
चरणासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है, बहुत लाभकारी आसन है। चरणासन का अभ्यास करने के लिए पहले सीधे खड़े होते हैं बिल्कुल, और अब धीरे धीरे बैठते हैं, क्योंकि ये बैठ के किया जाने वाला आसन है। घुटनों को जमीन से लगा देते हैं और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। वज्रासन में दोनों एड़ियां खोल देते हैं, एड़ियों के ऊपर बैठते हैं और पैर के अंगूठों को क्रॉस कर देते हैं। बैठ जाते हैं, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हैं, चेहरा बिल्कुल सामान्य और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सांस सामान्य रख के रुकते हैं। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे सर के ऊपर ले जाते हैं, हाथों को टाइट रखते हुए, उंगलियों को आपस में मिलाते हुए, हाथ सर के ऊपर। और अब इस स्थिति में पूरे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींच देते हैं, जितना ज्यादा खींच सकते हैं, जितना ज्यादा, और ज्यादा खींचते हैं, और ज्यादा। और आप कमर से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते चले जाते हैं, धीरे 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 आगे की तरफ, कमर से आगे की तरफ झुकते हैं। ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, कमर से झुके हैं, निगाह सामने की तरफ, और दोनों हाथ सर के साथ कान से लगे, सर हमेशा हाथों के ग्रिप में सामने की तरफ, और दोनों हाथ जमीन से 4 अंगुल की ऊंचाई पर रहेंगे। और सांस लेते हुए, सामान्य रूप से रखते हुए सांस को जितनी देर तक रुकना, 1 मिनट 2 मिनट, जितनी देर तक रुकना संभव है रुकते हैं। इस आसन की स्थिति में बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत मुस्कुराते हुए रुकते हैं। पूरी तरह हाथ जमीन से बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब धीरे धीरे देखिए, इसको विधि पूर्वक वापस आते हैं जैसे गए थे, धीरे 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 बिल्कुल सीधे हुए, हाथ बिल्कुल टाइट, और आप हाथों को धीरे 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 वापस नीचे की तरफ लाते हैं, हाथ टाइट रखते हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। और अब इस स्थिति को कहते हैं वज्रासन की स्थिति। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकते हैं और फिर धीरे से खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से ये आसन कंप्लीट होता है। बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, इस प्रकार से ये आसन होता है। एक बार इस आसन को पीछे की साइड से देख लेते हैं। आप हैं और अब धीरे 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 बैठते हैं, धीरे 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 बैठ जाते हैं। ये दोनों हाथों के बीच में उतनी ही दूरी जितनी कंधे के बीच में दूरी है। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सामने की तरफ देखते हुए, बिल्कुल